हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग अभिप्रेरणा के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा था। अभिप्रेरणा के बारे में कुछ साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी, उन परिभाषाओं को भी हमने देखा था। उसके बाद अभिप्रेरणा चक्र को भी हमने समझ लिया था और आज हम लोग आज के सेशन में अभिप्रेरणा के प्रकार को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, एक आंतरिक अभिप्रेरणा और एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। अगर हम चर्चा करें आंतरिक अभिप्रेरणा की, तो इस आंतरिक अभिप्रेरणा को सकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। इस आंतरिक अभिप्रेरणा को प्राकृतिक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, जैविक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है तथा इसे अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। इसे अनसीखी अभिप्रेरणा यानी इस आंतरिक अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। और ये अभिप्रेरणा वुडवर्थ ने कही थी। वुडवर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ही आंतरिक अभिप्रेरणा को अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा है। अनसीखी अभिप्रेरणा का मतलब कि ये जो अभिप्रेरणा है इसे सीखी नहीं जाती, बल्कि ये अपने आप ही सीखी होती है। और ये अभिप्रेरणा मूलतः मूल प्रवृत्तियों से संचालित होती है, जिसके कारण इसे अनसीखी अभिप्रेरणा भी कहा जाता है, जिसे वुडवर्थ ने कहा था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में। तो चलिए, शब्दों का खेल है, इसे आप लोग अच्छे से भी समझ लेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा को इंग्लिश में इंटरनल मोटिवेशन कहा जाता है और बाह्य अभिप्रेरणा को इंग्लिश में एक्सटर्नल मोटिवेशन कहा जाता है। आंतरिक अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, आंतरिक अभिप्रेरणा होता क्या है, तो देखिएगा, आंतरिक अभिप्रेरणा जैसे कि मान लीजिए, इसे सिंपल वे में समझेंगे। जैसे कि आप कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य करने में आपको आनंद आ रहा है, उस कार्य को करने में आपको सुख मिल रहा है, आपको संतोष मिल रहा है, इसका मतलब आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, यानी आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो स्वयं की इच्छा से कर रहे हैं, किसी के दबाव में आकर नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप दबाव में, जैसे कि पापा ने कहा तो मैं कर रहा हूँ, मम्मी ने कहा तो मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि आप खुद की इच्छा से कर रहे हैं, तो फिर आपके अंदर आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, तो आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, ये अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करती है और तब तक नहीं रुकती जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी कि ये अभिप्रेरणा जो है ना, ये कार्य को प्रारंभ करेगा और आपके लक्ष्य की प्राप्ति जब तक नहीं हो जाती तब तक ये अभिप्रेरणा रुकती नहीं है। तो इसीलिए इसे सबसे पावरफुल मोटिवेशन माना जाता है, सबसे सर्वोत्तम मोटिवेशन आंतरिक अभिप्रेरणा को माना जाता है। इस अभिप्रेरणा के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि आपको भूख लगी, तो आप सोते उठे और किचन में जाके आपने खाना निकाला, उसके बाद खाया। तो क्या आपको खाना खाने के लिए किसी ने मोटिवेटेड किया? नहीं, बल्कि आप खुद से, आपको भूख लगा, अंदर से इच्छा हुई और आप जाके खाना खाएं। चाहे आपको मान लीजिए प्यास लगा, तो आपने इस वीडियो को पॉज किया और स्वतः चले गए, पानी पी के आए, फिर उसके बाद वीडियो चालू करके आपने देखना शुरू किया। तो क्या पानी पीने के लिए आपको किसी ने मोटिवेटेड किया? नहीं, बल्कि आपको खुद के अंदर से इच्छा हुई, इस कारण आपने पानी पीने गए। तो कहने का मतलब है, ये प्यास हो गया, भूख हो गया, नींद, ये सब के सब आंतरिक अभिप्रेरणा का काम है। सफलता की चाह, अगर हम बात करें तो सफलता की चाह भी आपको आंतरिक अभिप्रेरणा ही होती है। मातृत्व प्रेम की अगर बात करें तो देखिएगा, जैसे कि एक माँ होती है, अपने एक छोटे से बच्चे को देखती है तो उससे गले लगा लेती है। तो मान लीजिए हम लोग कहते हैं कि देखो देखो नाटक करिए, नाटक नहीं कर रही है, बल्कि वो उसका इंटरनल मोटिवेशन है, वो आंतरिक, उसको जन्मजात है, इस कारण वो अपने बेटे को गले लगा लेती है। अगर श्रद्धा के भाव अगर करें, श्रद्धा के भाव, तो ये भी आंतरिक मोटिवेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी आइडियल टीचर को देखा और उन्हें देखते हैं तुरंत उनके पाँव छूने के लिए आप झुक गए, तो ये क्या है? ये आंतरिक मोटिवेशन है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, ये अभिप्रेरणा आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल, जब आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा, तो सवाल आपसे उदाहरण देके पूछा जाएगा। जैसे उदाहरण आपको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि एक बालक जो है MBBS की परीक्षा पास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, तो पूछा जाएगा वो किस प्रकार से अभिप्रेरित है, उसके अंदर कौन सी अभिप्रेरणा है, आंतरिक अभिप्रेरणा है कि बाह्य अभिप्रेरणा है? तो आपका आंसर होगा आंतरिक अभिप्रेरणा उसके अंदर काम कर रहा है, क्योंकि वो स्वयं की इच्छा से कर रहा है।
उसको डॉक्टर बनने की इच्छा है, स्वयं के लिए कर रहा है, तो आंतरिक, अब ये इसी सवाल को अगर घुमा दिया जाए, जैसे कि कोई अगर एक बालक एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे कहा है, क्योंकि उसके माँ के दबाव में आकर एमबीबीएस की तैयारी कर रहा है, तो फिर ये बाह्य मोटिवेशन हो जाएगा, वो आंतरिक मोटिवेशन नहीं होगा। आंतरिक मोटिवेशन यानी स्वयं की इच्छा से जो काम करेगा वही आंतरिक मोटिवेशन होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। चलिए बाह्य अभिप्रेरणा की अगर हम बात करें, बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है, तो इस बाह्य अभिप्रेरणा को नकारात्मक अभिप्रेरणा भी कहा जाता है। ये ठीक इसका उल्टा होता है। ये होता है बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा जो होती है, बालक में बाह्य रूप से उत्पन्न होने वाली अभिप्रेरणा बाह्य अभिप्रेरणा कहलाती है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं और आपको, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको लालच है कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये पुरस्कार मिलेगा, तो आप बाह्य रूप से अभिप्रेरित है। चाहे प्रशंसा, कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे लोग प्रशंसा करेंगे, मेरी प्रशंसा करेंगे, तो ये भी अगर हम बात करें तो ये सब बाह्य मोटिवेशन है। चाहे अगर आपसे बात करें पुरस्कार की हो गई, प्रशंसा हो गई। दंड की अगर बात करें तो आप जैसे कोई काम करते हैं, आपको डर है कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो हो सकता है टीचर मुझे मारेंगे, चाहे माँ बाप मुझे मारेंगे, तो फिर ये भी, इसकी भी अगर हम चर्चा करें तो ये सब बाह्य और मोटिवेशन के अंतर्गत आता है। मोटिवेशन के प्रकार को हमने देख लिया। मोटिवेशन के 2 प्रकार होते हैं जो हमने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम लोग अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे कि अभिप्रेरणा को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती है। तो यहाँ पे पहला है उत्तेजना, अंग्रेजी में एक्साइटमेंट भी कहा जाता है। तो उत्तेजना की अगर बात करें, उत्तेजना होती क्या है, तो उत्तेजना का मतलब जैसे कोई काम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं और क्लास टीचर है, क्लास टीचर ने कहा कि इस कक्षा में, इस क्लास में जो भी बच्चा टॉप 10 के अंतर्गत आएगा उसे ये उपहार दिया जाएगा, तो आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाएंगे। कहने का मतलब उत्तेजित हो गए कि किस किस को ये पुरस्कार मिलेगा, किस किस को नहीं मिलेगा। तो ये उत्तेजना है। उत्तेजना की अगर हम बात करें तो उत्तेजना 3 प्रकार की होती है। उत्तेजना जो होती है, ये उत्तेजना 3 प्रकार की होती है। एक होता है निम्न, एक होता है औसत और फिर एक होता है उच्च। सीटेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर उत्तेजना जो एकदम ना के बराबर है, निम्न उत्तेजना आपके अंदर है। कहने का मतलब है कि अरे यार सीटेट का एग्ज़ाम है, आराम से निकाल लूँगा। सीटेट के एग्ज़ाम में आप निम्न रूप से उत्तेजित हैं। कहने का मतलब है कि सीटेट का एग्ज़ाम है, अरे यार चुटकी में मैं निकाल लूँगा। सीटेट के एग्ज़ाम एकदम हल्के हल्के प्रश्न आते हैं, एकदम मतलब उत्तेजित है ही नहीं, एकदम हल्के में आप ले रहे हैं। तो ये गलत, हल्का नहीं लेना है, क्योंकि उतने हल्के सवाल नहीं आते, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अगर ऊंच की चाहे ये गलत है, और ऊंच की अगर हम बात करें कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा उत्तेजना हो गई, जैसे कि बहुत ज़्यादा आप उत्तेजित हो गए किसी काम को करने का, तो भी काम बिगड़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ऊंच उत्तेजना भी नहीं होनी चाहिए। उत्तेजना आपको औसत लेकर चलना है। औसत उत्तेजना जो होती है यही अभिप्रेरणा की काम करती है। कहने का मतलब है कि औसत उत्तेजना, यानी सीटेट के एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप निम्न और ऊंच के बीच एक बैलेंस बनाएंगे। औसत उत्तेजित आप रहिएगा, उस हिसाब से आप सीटेट की तैयारी कीजिएगा, सीटेट के लिए स्टडी कीजिएगा, तो आप सीटेट एग्जाम को पास कर जाइएगा। औसत उत्तेजना अभिप्रेरणा का काम करती है। कहा भी जाता है कि कोई भी काम हद से अगर ज़्यादा करते हैं तो भी ठीक नहीं है, और हद से कम करते हैं तो भी ठीक नहीं है। तो एक बीच का रास्ता आपको अपनाना है, औसत लेकर चलना है। चलिए दूसरी अगर बात करें, चिंता, दूसरा कारक जो है, इसको हम लोग चिंता बोलते हैं। इससे एंजाइटी, इंग्लिश में एंजाइटी कहा जाता है। चिंता की अगर हम बात करते हैं, चिंता भी 3 प्रकार का होता है। ठीक यही, चिंता भी 3 प्रकार का होता है, निम्न, औसत और उच्च। चिंता भी 3 प्रकार का होता है। चिंता जैसे कि आप सीटेट का ही एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप एकदम हल्का में चिंता कोई लेते हैं, अरे क्या होगा, अरे यार जाऊँगा निकाल दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से मैं निकाल दूंगा एग्जाम। तो फिर ये आपने चिंता लिया नहीं, चिंता आपके अंदर निम्न चिंता है, फिर काम बिगड़ जाएगा, आप सीटेट एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाइएगा। उच्च की बात करें, बहुत ज़्यादा आप चिंता ले लिए, अरे यार सीटेट का एग्जाम है, किस तरह एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, मैंने बहुत ज़्यादा आप चिंतित हो गए हैं। तो देखिएगा, ज़्यादा चिंता भी ठीक नहीं है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आप एग्जाम में गए बैठे हैं, आपके सामने प्रश्न आया, तो आप पढ़े हुए प्रश्न भी भूल जाएंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा चिंतित अगर हो जाएंगे तो पढ़ा हुआ चीज़ भी आप भूल जाएंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि उच्च बहुत ज़्यादा चिंता भी नहीं होनी चाहिए और निम्न चिंता भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको औसत चिंता लेकर चलना है। मतलब थोड़ा सा चिंतित होना है, औसत रूप से चिंतित होना है। आपको समझना है क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। आपके अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि परीक्षा में यहीं से आएगा, हमने पढ़ा है, मुझसे एग्ज़ाम निकल जाएगा। एक आत्मविश्वास आपके अंदर होनी चाहिए।
तो ये जो औसत चिंता है यही अभिप्रेरणा का काम करता है। चलो अगली हम बात करें तो अगला जो है आकांक्षा। आकांक्षा जिसे इंग्लिश में एस्पिरेशन कहा जाता है। आकांक्षा की अगर हम बात करते हैं, आकांक्षा क्या होती है, जैसे कि आपके अंदर जो भावना है, जैसे आपकी आकांक्षा है टीचर बनने की, ये आपके अंदर आपका एक्सपिरेशन है, आपकी आकांक्षा है टीचर बनने की। पहले हम देख लेते हैं ये आकांक्षा कितनी प्रकार की होती है। तो ये आकांक्षा जो है ये 4 प्रकार का होता है, निम्न, औसत, उच्च और एक होता है वास्तविक। आकांक्षा जो है ये 4 प्रकार का होता है। अगर हम बात करें तो एस्पिरेशन जो है, जैसे निम्न एस्पिरेशन, आप सीटेट का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे सीटेट एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो आप हल्के में ये ले रहे हैं कि यार सीटेट का एग्ज़ाम है, क्या मैं सीटेट का एग्ज़ाम करके क्या करूँगा, एग्ज़ाम निकल भी जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, सीटेट निकलने से तो नौकरी लगती नहीं है। यानी आप निम्न रूप से, आपका अंदर आकांक्षा जो है निम्न है, तो ये गड़बड़ है, फिर काम बिगड़ जाएगा। अगर हम उच्च की बात करें, अगर हम सीटेट एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उच्च आकांक्षा आपकी है, कर यार सीटेट निकल गया, सीटेट परीक्षा मैंने पास कर लिया, अब क्या रे यार नौकरी तो लग ही जाएगी। ऐसे भी ग्रामीण इलाकों में बहुत लोग सोचते हैं कि सीटेट हो जाने से नौकरी हो जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सीटेट को एग्ज़ाम को पास करने से आपको नौकरी नहीं मिलती। और ये भी ध्यान रखिएगा, सीटेट एग्ज़ाम पास नहीं करने से भी आपको नौकरी नहीं लगती, तो इस बात को ध्यान रखना है। और औसत की अगर हम बात करें तो अगर आप, ये भी गड़बड़ है। और औसत की हम बात करें तो आकांक्षा, अगर औसत रूप से आपकी आकांक्षा है, जैसे आपने सीटेट एग्जाम पास कर लिया, अब आप सोच रहे हैं कि अरे यार सीटेट निकल ही गया, आराम से धीरे धीरे नौकरी हो ही जाएगी, तो भी गड़बड़। ये औसत भी आपको लेके नहीं चलना है, बल्कि वास्तविक रूप से आपको चलना है। वास्तविक कहने का मतलब, जैसे आपने सीटेट एग्जाम को पास किया, आपको पता है कि सीटेट एग्जाम जब पास कर लेने के बाद मुझे आगे KBS की तैयारी करनी है, DSSB की तैयारी करनी है, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, उस एग्ज़ाम के लिए आप स्टडी करेंगे, उस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे, अच्छे तरीके से आप एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करेंगे, तब आगे जाके आपकी नौकरी लगेगी। तो ये क्या, ये रियल लाइफ सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे वास्तविक आकांक्षा जो है अभिप्रेरणा की काम करती है। यहाँ निम्न, उच्च और औसत कोई काम नहीं करता, बल्कि वास्तविक रूप से आपको सोचना है कि यार मैं सीटेट एग्जाम को पास करूँगा, फिर मैं पढ़ाई करूँगा, KBS लगेगा, तो आप एक स्टडी में लगे हुए रहेंगे जब तक आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ये आकांक्षा है। अगली अगर हम बात करें अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला जो अगला कारक है वो है पुरस्कार। इसे इंग्लिश में अवार्ड भी कहते हैं। पुरस्कार की अगर हम चर्चा करें तो पुरस्कार भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। पुरस्कार देते वक्त आपको इन चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तब जाकर पुरस्कार अभिप्रेरणा का काम करता है। जैसे कि आपको पुरस्कार जो है तुरंत दिया जाना चाहिए। किसी बालक ने अच्छा काम किया तो आप तुरंत उसको पुरस्कार दीजिए। ये नहीं कि आप ये बोले कि 1 हफ्ते के बाद आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो फिर ये अभिप्रेरणा का काम नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि लड़का खुद ही भूल जाए कि मुझे ये पुरस्कार किस लिए दिया जा रहा है। तो इसलिए पुरस्कार आपको तुरंत दिए जाने की आवश्यकता है। दूसरी अगर बात करें तो विशिष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देना है। ऐसा नहीं कि पुरस्कार आप बांटते फिरेंगे, कोई भी लड़का कोई काम किया पुरस्कार दे दिया, ऐसा नहीं। पुरस्कार उसी को देंगे जो कुछ स्पेशल काम किया है, कुछ विशिष्ट कार्य किया है, उसके लिए उसे पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार हमेशा समूह में दिया जाना चाहिए। समूह में पुरस्कार इसलिए दिया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के अंदर एक सोशलाइजेशन का विकास हो, बच्चों के अंदर सामाजिकता का विकास हो, एक दूसरे के प्रति मतलब प्यार मोहब्बत का, एक दूसरे के प्रति स्नेह का विश्वास हो, एक सामाजिकता बच्चों के अंदर परस्पर भावना का विकास हो। अगली बात करें तो पुरस्कार ऐसा हो जिससे दूसरे छात्रों में ईर्ष्या उत्पन्न हो। पुरस्कार भी आपको ऐसे देना है जैसे कि किसी दूसरे छात्रों के अंदर इसके लिए ईर्ष्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, घृणा की भावना नहीं आनी चाहिए। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे ठीक से एक जैसा ही नंबर लेके आए, और आपने क्या किया, एक बच्चे को 20 या 30 रुपये का पेन दे दिया, बल्कि एक दूसरे बच्चे को 10 रुपये का टॉफ़ी दे दिया, तो फिर ये काम, इससे बच्चों के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होगा कि टीचर उसे ज़्यादा मानते हैं, मुझे नहीं मानते। तो ये आपको नहीं करना है, बल्कि एक ही नज़र से आपको देखना है। आपको बच्चों को ये भी समझाना पड़ेगा कि जो पुरस्कार होता है, पुरस्कार में मूल्य को नहीं देखा जाता है, बल्कि पुरस्कार देने वाले की भावना को देखा जाता है। तो ये चीज़ें इस प्रकार से होनी चाहिए। अगर हम बात करें अगले कारक को, तो अगला कारक है दंड, जिसे इंग्लिश में पनिशमेंट कहा जाता है। पनिशमेंट भी अभिप्रेरणा को प्रभावित करता है। अगर दंड की अगर बात करें तो दंड आप आर्थिक और शारीरिक रूप से नहीं दे सकते। दंड आप कार्य के आधार पर दीजिए। कहने का मतलब है अगर कोई लड़का गलत काम करता है तो आप बोलिए कि आज
पूरा स्कूल वही लड़का बहारेगा। तो ये कार्य के आधार पर आप उसे दंड दे दिए, इस प्रकार का आप दंड दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उस पर फाइन लगा देंगे, चाहे उसे मारेंगे पीटेंगे, इस प्रकार का दंड आपको नहीं देना है। ये हो गया। दंड की बात करें तो दंड व्यक्तिगत रूप से दिया जाना चाहिए। कहने का मतलब मान लीजिए क्लास है, उस क्लास में कोई एक लड़का गलती करता है, तो ऐसा नहीं कि आप पूरे क्लास को ही पीट दीजिएगा, ये गड़बड़ है, बल्कि सिर्फ उस लड़का को आप पीटिए। तो यही दंड व्यक्तिगत रूप से देना है। इस तरह अगर आप सामूहिक पीट दीजिएगा तो फिर दूसरे बच्चों के अंदर मतलब एक टीचर के प्रति रूढ़ भावना उत्पन्न होगी, टीचर के प्रति गुस्सा उत्पन्न होगा। अगली बात करें तो दंड जो है, दंड ऐसा होना चाहिए जिससे दूसरे बच्चों में सहानुभूति उत्पन्न ना हो। ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को आप मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, मुर्गा बना है फिर भी मारते हैं, बच्चा रोया जा रहा है, माफ़ी मांग रहा है, हाथ जोड़ा है, फिर भी आप पीट रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो इस प्रकार आप नहीं पीटेंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रकार आप उस बच्चे को पीटिएगा तो दूसरे बच्चे उस बच्चे के प्रति दूसरे बच्चों के अंदर सहानुभूति की भावना प्राप्त हो जाएगी। और दूसरा बच्चा सोचेगा अरे यार टीचर कितना ये शिक्षक जो है बड़ा मतलब कि ख़राब टीचर है, इस टीचर को तो मन कर रहा है मैं ईंटा उठा कर मार दूँ, कुछ भी ऐसा हो जाएगा। मान लीजिए उसको लगेगा कि अरे यार टीचर बहुत ही गजब का पीट रहा है, टीचर ऐसा नहीं पीटना चाहिए। बच्चों के अंदर एक सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दंड आपको इस हिसाब से नहीं देना है कि किसी बच्चों के अंदर उस बच्चों के प्रति सहानुभूति आ जाए। तो आज के सेशन में हम लोगों ने अभिप्रेरणा के प्रकार को पढ़ा, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक को पढ़ा है, और अगले वीडियो में हम लोग अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।